नमस्कार और आपका स्वागत है तत्व में। तत्व हमारी वो सीरीज है जिसपे हम इन्वेस्टर बिहेवियर पे फोकस करते हैं। मार्केट रिटर्न और इन्वेस्टर रिटर्न के बीच का जो गैप है उसको हम अक्सर इन्वेस्टर बिहेवियर पे एट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये हमारा पहला प्रयत्न है इस पॉडकास्ट को हिंदी में करने का और हम आशा रखते हैं कि आपको ये पसंद आएगा। आज के हमारे गेस्ट मिस्टर नीलेश शाह हैं। मिस्टर नीलेश शाह कोटक म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ हैं और वो इंडस्ट्री में अपने स्ट्रॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स के लिए जाने जाते हैं। Thank you, sir, for joining us today and giving us your time. Thank you, Mika, for having me over here. सर, मेरा पहला सवाल आपसे टाइम और पेशेंस को लेकर है। अगर हम एक सेलिब्रेटेड इन्वेस्टर जैसे वॉरेन बफे का एग्जांपल लें, तो हम देखते हैं कि हालांकि हम उनके इन्वेस्टमेंट थीसिस या इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क को हम कॉपी नहीं कर सकते हैं, बट अगर हम उसको बहुत क्लोजली पढ़ें, तो हमें ये बात काफ़ी तरीके से हाइलाइट होती है कि उनकी अधिकतर वेल्थ 60 साल के ऊपर बनाई गई थी और उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट्स को 30 साल जैसे इम्पोर्टेंट ईयर्स अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ने के लिए दिए हैं। एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए उसको कॉपी करना शायद पॉसिबल नहीं है क्योंकि उतनी रिसर्च कैपेबिलिटीज और उतना एक्यूमेंट नहीं होता है। बट हम जो एक चीज डेफिनेटली कर सकते हैं वो है अपने इन्वेस्टमेंट्स को टाइम देना। ये बात हम अच्छे से जानते हैं, पढ़ते हैं, सारे एक्सपर्ट्स इसके बारे में बोलते हैं, बट फिर भी एक नॉर्मल निवेशक को अपने इन्वेस्टमेंट्स को टाइम देने में इतनी तकलीफ क्यों होती है? वो अपने माइंड को इस बात के लिए ट्रेन क्यों नहीं कर पाता है? Essentially, Mika, हुआ क्या है कि लोगों के पास आजकल हर चीज इंस्टेंट चाहिए, ऐसा माहौल बना है। नूडल्स तो 2 मिनट में चाहिए। न्यूज तो न्यूज़पेपर की कौन वेट करेगा, ट्विटर पे मैं अभी पढ़ लूंगा। ये जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जमाना है, वो लोगों ने खाने पीने के साथ साथ निवेश में भी लगा दिया। आप एफएनओ में ट्रेडिंग करना चाहते हैं बिकॉज इंस्टेंटली रिजल्ट आता है। आप लॉटरी खरीदना चाहता है बिकॉज इंस्टेंटली रिजल्ट आता है। आप पॉन्जी स्कीम में निवेश करना चाहते हैं बिकॉज आपको इंस्टेंटली पैसा बनता हुआ दिखता है। ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे हम लॉन्ग टर्म को भूल गए हैं। एंड वॉरेन बफे ने बहुत अच्छी तरह कहा, जब किसी ने उन्हें पूछा कि वॉरेन भाई, आपके लिए तो सब कुछ लिखा गया है, इतनी सारी किताबें लिखी गई है, तो क्या ऐसी कोई तरकीब आपके पास है जो किसी को पता नहीं है? बिकॉज आपके जैसा दूसरा वॉरेन बफे तो पैदा नहीं हुआ। तो वॉरेन ने सिंपली कहा कि भैया, मेरे बारे में मैं जो करता हूँ वही लिखा गया है। मेरे पास ऐसी कोई तरकीब नहीं है जो मेरे बारे में लिखी नहीं गई हो। बट मेरा जो पैसा बनाने का तरीका है, उसमें संयम की जरूरत है, उसमें पेशेंस की जरूरत है, उसके लिए समय की जरूरत है। लोगों के पास इतना संयम और समय दोनों नहीं होता। उसके अभाव में दूसरा वॉरेन बफे पैदा नहीं हो रहा। राइट सर, आपने सही कहा कि मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आज लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है एंड हम अपने माइंड को इसके विपरीत ट्रेन नहीं कर पाते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सर्वाइवरशिप और कॉन्सेंट्रेटेड होल्डिंग्स को लेकर है। अगर हम कोई भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन को देखें या फिर इन्वेस्टर्स को भी देखें तो हम अक्सर देखते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में एक बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क लिया था जो कि उनके वेल्थ क्रिएशन जर्नी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे वो वॉरेन बफे हो, चाहे बेंजामिन ग्राहम हो, हम किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। बट इस बात की प्रॉब्लम ये है कि जो मीडिया में हाईलाइट होता है, जो हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वो केवल सक्सेस स्टोरीज होती हैं। जो हजारों लाखों फेलियर स्टोरीज होती है उनके बारे में कोई लिखता नहीं है। बट नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर इस बात से प्रभावित होकर काफी हद तक अपने पोर्टफोलियो में भी कॉन्सेंट्रेटेड होल्डिंग्स ले लेते हैं। वो एक गिरते हुए स्टॉक को एवरेज करते रहते हैं और बहुत बार तो वो लेवरेज का भी उपयोग करते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय रहेगी? क्रिकेट की भाषा में कहे, जब यॉर्कर आए तो विकेट बचानी चाहिए। जब हाफ वॉली आए तो बल्ला पूरे जोर से घुमा देना चाहिए और चौका या छक्का मारने की कोशिश करनी चाहिए। जो खिलाड़ी कुशलता से ये कर सकता है, वही सबसे अच्छा रन बनाता है, सबसे ज्यादा रन बनाते हैं। बट क्या हर प्लेयर उस लेवल पे खेल पाएगा?
प्रोबेबली अगर मैं ब्रेट ली के सामने खड़ा रहूंगा और वो मुझे हाफ वॉली भी देगा, बाय द टाइम मेरा बल्ला नीचे आएगा स्टंप टूट गया होगा। तो मुझे अपने लिमिटेशन देखने चाहिए। जो निवेशकों ने, जैसे वॉरेन बफे, लेट राकेश झुनझुनवाला है, निमेश भाई है, इन्होंने बहुत सारा पैसा बनाया है, बट इनकी तकदीर कहिए या इनका स्किल सेट कहिए वो अलग था। हमें थोड़ी उस लेवल पे पहुंचना है। मुझे अपने लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी जनरेट करनी है। मुझे बिलियनर नहीं बनना है, बिकॉज बिलियनर अगर बनना है तो मुझे उस प्रकार का रिस्क लेना पड़ेगा, और मेरे पास आइधर तो वो तकदीर होनी चाहिए या उतना स्किल सेट होना चाहिए कि मैं वो मैनेज कर पाऊं। सो मेरे हिसाब से अगर एक ऑर्डिनरी इन्वेस्टर सिर्फ 4 चीजों पे ध्यान रख दे तो उसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान होगी। ऑब्वियसली वो बिलियनर नहीं बनेगा, बट एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी जरूर हाथ में लग जाएगी। पहला, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग सही नहीं है। इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंसेस सही है। तो जितनी भी आपकी आय हो, कुछ बचत करिए। दूसरी चीज, बूंद बूंद से सागर बनता है। वॉट एवर लिटिल सेविंग्स यू डू, प्लीज स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस। थर्ड, बी ए डिसिप्लिन इन्वेस्टर। अब स्मॉल कैप का रिटर्न अच्छा है इसलिए उसमें लगा दिया, कल को उठ के किसी आईटी फंड का रिटर्न अच्छा लगा तो उसमें लगा दिया। इस तरह आप कूदते जाएंगे तो फंड के रिटर्न से आपका रिटर्न आधे से कम हो जाएगा। सो बी अ लॉन्ग टर्म, बी अ डिसिप्लिन इन्वेस्टर। डेट, इक्विटी, रियल एस्टेट, गोल्ड, ये सारे में आप निवेश करके एक पोर्टफोलियो बना लीजिए। जब तक वो पोर्टफोलियो इन्फ्लेशन से, महंगाई से ज्यादा रिटर्न देगा, आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनती रहेगी। तीसरा, जल्दी का काम शैतान। चौथा, जल्दी का काम शैतान का। बी ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अगर आप आम का पेड़ लगाएंगे तो 12 साल वेट करते अच्छे आम आने के लिए। मंदिर में जाके भगवान से कंप्लेंट तो नहीं करते, अरे भगवान 12 साल क्यों वेट करवाता है, थोड़ा जल्दी आम बेच दे। बिजनेस में भी वैसे ही समय लगता है। अगर आप ये 4 चीजों की फॉलो अप, आप इन 4 चीजों को फॉलो कर सके तो मेरे हिसाब से आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी जरूर मिलेगी। यस, ये आपको बिलियनर नहीं बनाएगा, उसके लिए तकदीर भी चाहिए और डिफरेंट स्किल सेट भी चाहिए। राइट सर, आपने 2 बहुत महत्वपूर्ण बात कही। वो एक ये है कि जो हमें नहीं आता, हमें अपनी लिमिटेशन समझना बहुत ज़रूरी है, और आपने डिसिप्लिन की बात भी कही, और मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा और आगे डिस्कस करना चाहती हूँ। और डिसिप्लिन केवल ऐसी चीज़ नहीं है जो केवल इन्वेस्टमेंट्स के लिए चाहिए, हमारी डेली लाइफ के लिए भी डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बट हम अक्सर ये देखते हैं कि डिसिप्लिन रखना या फॉलो करना हर आदमी के लिए बहुत पॉसिबल नहीं होता है। हम अपनी प्रैक्टिस में काफ़ी इन्वेस्टर से ऐसे मिलते हैं जो वो कहते हैं कि एक नंबर एंकर कर लेते हैं, और वो कहते हैं कि अगर मार्केट 10% गिरा या 15% गिरा तो हम इन्वेस्ट करेंगे। बट वो अक्सर इस बात को भूल जाते हैं कि अगर मार्केट 10-15% एक बार में गिर रहा है तो उसके साथ भी एक नेगेटिव न्यूज़ आएगी और उसका भी इम्पैक्ट मार्केट पर होगा। जब हम इस सिचुएशन पे कन्फ्रंट करते हैं, तो वो फिर एक अलग नंबर एंकर करना शुरू कर देते हैं, और इस प्रोसेस में वो मार्केट ठीक से एंटर ही नहीं कर पाते हैं। हम अक्सर पढ़ते हैं कि मार्केट में टाइमिंग से ज़्यादा टाइम इन द मार्केट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो आप इस इन इन्वेस्टर्स जो इस फिलॉसफी को या इस प्रतिक्रिया को फॉलो करते हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मेघा, आप लड़की है और आपके कान में बचपन में वो छेद किया गया होगा ताकि आप बाली या इयररिंग्स पहन सके। हमारे यहाँ पे कहावत है कि पार की माँ कान विंधे। दैट मीन्स आपकी माँ आपके कान में छेद नहीं कर सकती, वो दूसरी औरत ही कर सकती है। माँ हमेशा पिघल जाएगी अपनी बच्ची को या बच्चे को रोता हुआ देख के। बट जो पार की माँ है, वन हु इज नॉट रिलेटेड टू यू, उसके लिए तो ये प्रोफेशन है। फड़क दे के छेद कर देंगे और फिर उसका बेनिफिट आपको जिंदगी भर मिलेगा जब आप इयररिंग्स पहन के निकलेंगे। सेम चीज इन्वेस्टमेंट में है। आप सही समय पे सही डिसीजन नहीं ले सकते, बिकॉज हम लोग सब इंसान हैं, हमारी इमोशंस है। हमें गिरती हुई मार्केट में डर लगता है, चढ़ती हुई मार्केट में लालच बनता है। और इसीलिए हमारे कान बिंधने के लिए
पार्की माँ चाहिए, विच इज द रोल हर्ष और आप अदा करते हैं। आप एक इन्वेस्टर को सही समय पे निवेश करने की सलाह दे पाएंगे, उनका कान विंध पाएंगे या छेद कर पाएंगे, ताकि वो जिंदगी भर फिर इयररिंग्स पहन के उसका मजा ले सके। सो अपनी लालच और भय के ऊपर अगर आप काबू नहीं रख सकते, तो एक अच्छे एडवाइजर को चुन लीजिए। वह आपकी एक इक्विलिब्रियम या बैलेंस बनाने में मदद करेगा। सर, आपने ये बात एकदम सही कही कि आज के इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर का रोल इन्वेस्टर बिहेवियर को पुलिस करना सबसे इम्पोर्टेंट रह गया है। अ, अक्सर सर हम जब प्रैक्टिस में देखते हैं तो हम पाते हैं कि इन्वेस्टर बहुत ही कंफ्यूज स्टेट में रहता है। एक तरफ वो रिस्क नहीं लेना चाहता और अपनी 90% वेल्थ को भी एफडी में रखना चाहता है, बट वो जो एडिशनल या लेफ्ट ओवर 10% वेल्थ होती है उसको क्रिप्टो में ट्रेड करता है। वो अक्सर कहता है कि हमें इक्विटी रिस्क नहीं लेना, बट वो ऑप्शंस को सेल करने से हिचकिचाता नहीं है। तो ये जो बैलेंसिंग एक्ट है, वो एक निवेशक कैसे करे? सो मैं तो उन्हें एक ही किस्सा कहूंगा कि अगर आप अपना सर फ्रिज में रख दे और पाँव बॉइलिंग वाटर में रख दे और फिर कहें कि एवरेज टेम्परेचर मेरा ठीक है, तो क्या वो सही होगा? सर सर्दी के मारे पकड़ जाएगा, हेडेक हो जाएगा और पाँव जल जाएंगे, जबकि एवरेज टेम्परेचर आपके सहन शक्ति के अनुसार बना रहेगा। सो सभी निवेशकों से एक ही दरखास्त है। हमारी संस्कृति में लक्ष्मी माता का पूजन किया जाता है और कहते हैं लक्ष्मी माता बहुत चंचल होती है, अगर उसे सही तरीके से नहीं कमा जाए तो निकल जाती है, और इसीलिए हर धनतेरस को, हर दिवाली को हम लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय दिस पूजा? एसेंशियली हमें सही तरीके से ये पैसा कमाना है। दैट मीन्स हमें सही तरीके से निवेश करना पड़ेगा, तभी पैसा बनेगा। और सही तरीके से निवेश क्या? एक, मैं अपनी रिस्क प्रोफाइल देखूं और उस रिस्क प्रोफाइल के अनुसार मैं निवेश करूं। दूसरा, मैं अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देखूं और उस प्रकार से निवेश करूं। ये रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव दोनों को मिलाना बहुत जरूरी है। लोग अपने आप से झूठ बोलते हैं, होते हैं कंजर्वेटिव, बट जब अच्छा माहौल दिखता है तो सडनली लगता है हम तो रिस्क टेकर है। जब रिस्क आता है तो फिर पैनिक हो जाती है। लोगों का गोल होता है शॉर्ट टर्म, बट बिलीव करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए इन लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स। रिस्क पहले पहुंच जाता है, पैनिक हो जाती है। तो हमें अपनी रिस्क प्रोफाइल और अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, ये दोनों के बीच में संतुलन रखना चाहिए। और अगर खुद को समझ नहीं पड़े तो एक एडवाइजर के पास से सलाह लेके ये काम करना चाहिए। अगर आपने ये जंग जीत लिया असेट अलोकेशन का, मेरे हिसाब से वो 90% आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए कंट्रीब्यूशन करेगा। सर, मेरा अगला सवाल भी पिछले सवाल से थोड़ा मिलता-जुलता है और मैं बात कर रहा हूँ पिछले 3 से 4 साल का ट्रेंड, जो नए इन्वेस्टर्स का हमने देखा है मार्केट में। स्पेशली आफ्टर कोविड हमने देखा है कि काफ़ी यंग इन्वेस्टर्स और काफ़ी वो इन्वेस्टर्स मार्केट में आए हैं, जिन्होंने पहले कभी इन्वेस्ट नहीं किया था। अब हमारे लिए ये बहुत दुविधा है जब हम एक सीज़न्ड इन्वेस्टर से मिलते हैं जिसने 15-20 साल मार्केट में दिए हैं। वो इन्वेस्टर तो बाय, होल्ड, क्वालिटी इन सब में बिलीव करता है। पर जब नए इन्वेस्टर से हम मिलते हैं, वो इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता। उसके लिए मार्केट का मतलब है सुबह इन्वेस्ट करना, शाम को निकलना या डेरिवेटिव्स यूज़ करना। अब हम ये भी देख रहे हैं कि काफ़ी ऐसे अच्छे क्वालिटी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट हैं, जो अपने काम को छोड़कर ट्रेडिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और इन सब में कई बार हमने ये भी देखा है कि ना तो वो अपनी कोर स्किल सेट को डेवलप कर पाते हैं, ना वो ट्रेडिंग में पैसा बना पाते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टर्स को हम कैसे एनकरेज करें टू गो ऑन द ट्राइड एंड टेस्टेड पाथ ऑफ वेल्थ क्रिएशन, ना कि एक्सपेरिमेंट करना अपनी वेल्थ से, जिनकी उनकी वेल्थ क्रिएट होने की बजाय डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। तो हर्ष भाई, एक है कि आप अपने अनुभव से सीखिए, दूसरा है आप गैरों के अनुभव से सीखिए। दूसरों के अनुभव से सीखना हमेशा सस्ता पड़ेगा। 89% ऑफ ट्रेडर्स हु ट्रेड इन एफएनओ वो नुकसान करते हैं।
मैंने खुद ने एक्सेस डायरेक्ट करके एक ब्रोकिंग कंपनी चलाई थी। वहां पे जो टॉप पेइंग रेवेन्यू जनरेटिंग कस्टमर होते वो कभी कांस्टेंट नहीं रहते थे। लोग आते थे, पैसा खोते थे, जाते थे, पैसा खोते थे, जाते थे। तो ट्रेडिंग में अगर पैसा बनाना है तो उसके लिए आपके पास या तो बहुत जबरदस्त स्किल सेट चाहिए या बहुत जबरदस्त तकदीर चाहिए। अगर आपके पास ये दोनों चीज है तो बेझिझक ट्रेडिंग करिए, आप जरूर पैसा बनाएंगे। बट दुनिया में कितने लोग ने ये करके पाया है? भारत के जो सबसे अच्छे ट्रेडर हैं उनसे फ्लेम इंस्टीट्यूट में एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर मुझे भी आप सिखा दीजिए ना ट्रेडिंग के कुछ गुण। तो उन्होंने कहा कि देख बेटा, मैंने अपने बच्चों को भी ट्रेडिंग में नहीं डाला है, उनके लिए बिजनेस चालू किया है। मैं अपने बच्चों को ट्रेडिंग में नहीं ला रहा हूं, तुझे लाके क्या करूंगा? तो अनलेस until you are extremely lucky or you are extremely resourceful, I don't think so trading is good for you. इनफैक्ट मेरे हिसाब से हर निवेशक को एक चीज पल्ले बांध लेनी चाहिए। फॉर ऑर्डिनरी इन्वेस्टर, ट्रेडिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, टू देयर फाइनेंशियल वेल्थ। सेकंड है कि मैं औरों के अनुभव से सीख लूं। अपने आसपास नजर घुमाइए, कितने लोगों ने कंसिस्टेंटली ट्रेडिंग करके पैसा बनाया है? बहुत 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 कम लोगों ने। तो आइधर गैरों के अनुभव से सीख लीजिए या खुद हाथ चला के सीख लीजिए, बट निष्कर्ष तो यही निकलेगा, ट्रेडिंग इज इंजीरियस टू ऑर्डिनरी वेल्थ, टू द वेल्थ ऑफ ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स। सही कहा सर आपने। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा मिलता-जुलता है बट थोड़ा अलग भी है। ये है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड को लेके। सर जब आप पढ़ते थे या जब हम पढ़ रहे थे, एक टाइम था जब हिंदुस्तान के लोकल न्यूज़पेपर्स भी हमें सेम दिन उपलब्ध नहीं होते थे। पर आज का समय ऐसा है कि आप कभी भी मोबाइल खोलिए, आप वॉल स्ट्रीट जर्नल, फाइनेंशियल टाइम्स, किसी भी तरह की कोई भी न्यूज़ कभी भी पढ़ सकते हैं। अब इसका नुकसान ये हो रहा है कि हम जनरली हमारे निवेशकों को देखते हैं कि वो बाहर की सिचुएशंस और बाहर की न्यूज़ को इंडिया से लिंक करना शुरू कर देते हैं, जो कि कई बार सही होती है, कई बार सही नहीं भी होती। मिसाल के तौर पे कोविड से पहले 40 साल तक ऑस्ट्रेलिया ने रिसेशन नहीं देखा था। अमेरिका हर 7 से 8 साल में रिसेशन देखता है। जापान काफ़ी टाइम तक डिफ्लेशन में रहा। दुनिया में 200 देश हैं, किसी भी देश में कोई लड़ाई होती है, कोई झगड़ा होता है, कोई न्यूज़ होती है, उसको लेके वो अपने पोर्टफोलियो में ट्वीकिंग करना शुरू कर देते हैं। एक एग्ज़ाम्पल, जब फरवरी और मार्च में यूएस के बैंक्स में इश्यू होने शुरू हुए, यहाँ के रिटेल निवेशकों ने अपने बैंक के स्टॉक बेचने शुरू कर दिए, जबकि इन बैंक्स का उन बैंक से कोई कोरिलेशन नहीं था। तो हम कैसे अपने दिमाग को ट्रेन करें कि जो बाकी दुनिया में हो रहा है और जो इंडिया में हो रहा है, उसको हम डिटैच्ड वे से देख सकें और रैशनल अप्रोच के साथ अपने पोर्टफोलियो पे काम कर सकें? हर्ष भाई, लालच और भय, ये दोनों के बीच में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। और जब मैंने अपनी कारकिर्दी की शुरुआत की थी फंड मैनेजमेंट में, मैं मार्केट की खबरों के ऊपर बहुत ध्यान देता था। मुझे हमेशा लगता था कि मार्केट मुझे गाइड करेगा, मार्केट मुझे इंडिकेट करेगा क्या होने वाला है, क्या न्यूज आने वाली है। एंड मैं बहुत लकी था कि मेरे सीनियर ने मुझे समझाया कि देख नीलेश, न्यूज तो आती रहेगी, जाती रहेगी, कुछ सही होगी, कुछ गलत होगी, कुछ तुम्हें ऑफिशियल सोर्स से मिलेगी, कुछ अनऑफिशियल सोर्स से मिलेगी। उसके पीछे क्यों समय जाया कर रहा है? बेहतर है कि तू कंपनी की वैल्यू क्या है उसके ऊपर समय व्यतीत कर। लोगों के पास न्यूज आएगी, बट अगर उन्हें पता नहीं है कंपनी की वैल्यू क्या है तो उस न्यूज का वो कोई फायदा नहीं उठा पाएंगे। और तुझे पता है कि तेरी कंपनी की वैल्यू क्या है, तो न्यूज आने के बाद भी तू उसका एडवांटेज उठा पाएगा। एंड आई थिंक दैट वर्कड आउट वेल फॉर मी कि न्यूज फ्लो के ऊपर डिपेंडेंट रहे, उससे अच्छा अपनी कंपनी में क्या हो रहा है, उसकी कैसे वैल्यू बन रही है, उसके ऊपर ध्यान दे। नाउ ऑब्वियसली हर किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं है, बट इसीलिए प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स बने हैं। इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस, बट वो इतनी कॉमन अवेलेबल नहीं रहती। सो मेरे हिसाब से अगर आपके पास समय है, आपके पास वो तकनीक है, नॉलेज है,
तो डेफिनेटली आप कंपनीज की वैल्यू डिस्कवर करने में समय लगाइए और वो आपको रिटर्न बनाने में बहुत मदद करेंगे। और अगर नहीं है तो एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ दीजिए। जब हम क्रिकेट की मैच देखते हैं या स्टेडियम में देखने जाते हैं तो हम तो खिलाड़ी के ऊपर छोड़ देते हैं, भाई जैसे बॉल आएगा वैसे खेलेंगे आप, कभी जीतेंगे कभी हारेंगे, कभी रन बनाएंगे कभी नहीं बनाएंगे। So either you trust the fund manager or you put enough time and effort to find out value of the company. Don't waste your time on the news. न्यूज आएगी जाएगी, कुछ सही होगी कुछ गलत होगी, इससे वैल्यू के ऊपर कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। सर, ये मेरा पिछला सवाल था ऑथेंटिक न्यूज़ के बारे में। अभी मेरा अगला सवाल है सोशल मीडिया के बारे में। तो सर, अब हम देखते हैं कि सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है कि जो अच्छी न्यूज़ है वो बहुत कम फैलती है, बट जो बुरी न्यूज़ हो, जो पेसिमिस्टिक न्यूज़ हो, जो डूम्सडे सिनेरियो हो, वो बहुत जल्दी फैलता है। अब प्रॉब्लम ये है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे हर आदमी इकोनॉमिस्ट है, एनालिस्ट है, हर चीज़ का एक्सपर्ट है। हम ये भी समझते हैं कि इन चीज़ों से हम दूर नहीं रह सकते बिकॉज़ जिस सोसाइटी का हम पार्ट हैं, जहाँ हम रहते हैं, इनवेरिएबली हम सोशली इंटरैक्ट करते हैं सोशल मीडिया पे और वो न्यूज़ हमें इन्फ्लुएंस करती हैं। पर हम ये भी समझते हैं कि अधिकतम ये न्यूज़ जो होती हैं, ये नॉइज़ होता है, ना कि एक ऑथेंटिक न्यूज़ होती है। तो इसको हम कैसे ट्रेन करें कि हम अपने पोर्टफोलियो पे ध्यान दें, अपने स्टॉक्स पे ध्यान दें, अपने फंड्स पे ध्यान दें, रादर देन कि हम सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हों? सो अगेन हर्ष भाई, जितना चमकता है वो सोना हो ऐसा जरूरी नहीं है। एवरीथिंग दैट शाइन्स इज नॉट नेसेसरली गोल्ड। सेकंड चीज, अगेन अगर आप कंपनी की वैल्यू क्या है उसके ऊपर ध्यान देंगे तो फिर सोशल मीडिया पे क्या आता है क्या जाता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरी चीज, एक बात याद रखिए कि आपके माता पिता के सिवा किसी और को इंटरेस्ट नहीं है आपके लिए पैसा कमाने में। सोशल मीडिया पे मतलब मेरे नाम पे 6-7 टेलीग्राम चैनल चलते हैं जहाँ पे लोगों को वो लोग टिप्स देते हैं। अब वो सारे के सारे फर्जी है। मैंने अपने 30 साल के करियर में कभी किसी को टिप नहीं दिया है। जब ऐसी कोई चीज दिखे तो उसे इग्नोर करिए। एक बात याद रखना, जहां पे लालच है वहां पे चोर लोग कभी भूखे नहीं मरते। तो अपनी लालच को काबू में रखिए ताकि आपका मेहनत का पैसा सही तरीके से निवेश हो। Whatever seems too good to be true is not likely to be truth. अंडरस्टूड सर। और आपने बड़ी अच्छी भाषा में बोला हमें कि जहाँ लालच रहेगा वहाँ चोर सर्वाइव करेंगे, तो हम इस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। सर, इसके साथ हम अपनी डिस्कशन के एंड पे आ गए हैं और हमें ये मौका मिला है आपसे बात करने का, तो 2-3 रैपिड फायर क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा। मेरा पहला सवाल है कि कोटक म्यूचुअल फंड और आप जाने जाते हो ट्रांसपेरेंसी के लिए, जो आप बोलते हो वही आप प्रैक्टिस करते हो। तो आप कैसे इंश्योर करते हो कि आपकी पूरी टीम के वर्किंग एथोस उसी मिसाल पे चलें जो आपने एस्टेब्लिश किए हैं? एक मतलब हमारा जो कल्चर है वो टॉक्स फॉलो होता है। जब मैं उदय कोटक से मिलने गया था कोटक म्यूचुअल फंड ज्वाइन करते समय, तो उन्होंने एक ही चीज कही कि नीलेश, दुनिया में 4 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। पहला है राम क्वेश्चन। भगवान राम ऑब्जेक्टिव भी अच्छे रखते थे, उसको अचीव करने के मीन्स भी बहुत उम्दा रखते थे। तो ज्यादातर टाइम उसी में गुजारना, काम भी अच्छा करना, इरादे भी अच्छे रखना। दूसरा है कृष्णा क्वेश्चन। कृष्णा भगवान के ऑब्जेक्टिव तो उम्दा ही रहते थे, बट कभी कभार उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में शॉर्टकट लेना पड़े तो ले लेते थे। महाभारत का युद्ध जितना था तो कर्ण का मारना जरूरी था। मरने के बाद बोला कि भाई ये तुम्हारे बड़े भाई थे। ये कलयुग है, तो कुछ समय के लिए अगर अच्छे उम्दा ऑब्जेक्टिव के लिए शॉर्टकट लेना पड़े तो ले लेना, बट ज्यादातर समय राम क्वेश्चन में ही गुजारना। फिर आता है तीसरा दुर्योधन क्वेश्चन। दुर्योधन के इरादे हमेशा गलत रहते थे, ऑब्जेक्टिव्स हमेशा खराब रहते थे, बट वो प्रोसेस सही फॉलो करता था। जब अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रहा था, उसने बिलो द बेल्ट प्रहार नहीं किया भीमसेन के ऊपर, भीमसेन ने किया। तो जिंदगी में कभी दुर्योधन नहीं बनना कि नहीं नहीं मेरे इरादे को मारो गोली, जैसे भी हो, बट मैं प्रोसेस अच्छी फॉलो करूंगा, बिकॉज प्रोसेस और इरादे दोनों सही होना जरूरी है। और चौथा क्वेश्चन रावण का है।
रावण के इरादे भी गलत होते हैं, प्रोसेस भी गलत होती है, तो वहां पे तो कभी जाना ही मत। तो जिंदगी में अच्छे इरादे रखो और अच्छे तरीके से उन इरादों को अचीव करने की कोशिश करो। कलयुग है तो कभी कभार शॉर्टकट लेना पड़े तो ठीक है, बट इरादे हमेशा अच्छे होने चाहिए। हमारे म्यूचुअल फंड बिजनेस में तो एक ही इरादा है, क्लाइंट फर्स्ट। क्लाइंट खुश तो हम खुश। सर मेरा दूसरा सवाल है, जब भी हम आपसे बात करते हैं, चाहे आज हमने आपसे बात की या इससे पहले भी, आप हमेशा हमें समझाने के लिए अच्छे एग्जांपल्स यूज़ करते हैं जो काफ़ी रिलेटेबल होते हैं, स्पेशली क्रिकेट से और माइथोलॉजी से। तो फाइनेंस के अलावा कौन-सा ऐसा फील्ड है जो आपको एक्साइट करता है, जो आप अपने फ्री समय में पढ़ने में विश्वास रखते हैं? मैं तो एक एवरेज हिंदुस्तानी की तरह हूँ। क्रिकेट हमारा धर्म है, बॉलीवुड हमारा धर्म है, एंड अब उम्र हो चुकी है तो थोड़ी बहुत रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी आ जाती है। तो क्रिकेट, बॉलीवुड एंड स्पिरिचुअलिटी एक आम हिंदुस्तानी की तरह मेरे लिए भी प्रिय है। लास्ट क्वेश्चन सर, कौन-सी ऐसी सलाह है जो आप हमारे इन्वेस्टर्स को देना चाहेंगे, जिसको वो अपने साथ रखें हमेशा के लिए? अ, अगर मेरे पिताजी तो अब रहे नहीं, बट मैं उनके पास अगर जाता अभी और कहता कि पापा, जब इंडिया में निवेश का अच्छा मौका था, आपने निवेश कर दिया होता 70, 80, 90 के दशक में, तो आज हमारे पास पैसा होता, मुझे काम करने की जरूरत नहीं रहती। मेरे पापा मुझे कह सकते थे, उस समय में तो ये प्रकार के पॉडकास्ट नहीं होते थे, हर्ष और मेघा जैसे एडवाइजर नहीं होते थे, सीएनबीसी आवाज या जी बिजनेस जैसे टीवी चैनल नहीं थे, ईटी बिजनेस स्टारडस्ट, मिंट जैसे न्यूज़पेपर नहीं थे, तो हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था बेटा, इसलिए मैं ये अपॉर्चुनिटी मिस कर गया। आई एम श्योर मैं उन्हें माफ कर देता और बोलता ठीक है पापा, मैं निवेश करूंगा और अपने बच्चों का फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर करूंगा। आप ये सोचिए, आज से 20, 25, 30 साल बाद अगर आपका बेटा या बेटी आपके पास आके कहेगा कि पापा, जब भारत दुनिया की 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रही थी, जब आपके पास मीडिया चैनल थे, इस प्रकार के पॉडकास्ट थे, इस प्रकार का नॉलेज था, तो आपने निवेश क्यों नहीं किया? आप क्या जवाब देंगे? सो अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए सही तरीके से निवेश करिए। अंडरस्टूड सर। और जो आपने बोला था कि अगर आम का पेड़ लगाओगे तो 12 साल तक वेट करो। आई थिंक निवेश करिए और 12 साल तक वेट करिए, एंड आई एम श्योर जो आप बोल रहे हो कि रिटर्न्स काफ़ी अच्छे आएँगे, और कई बार रिटर्न्स उतने अच्छे भी आते हैं कि हम विश्वास नहीं कर पाते। दो इंटरमिटेंट वॉलेटिलिटी हमारा हिस्सा है मार्केट का और वो रहेगा। सर इसी के साथ हमारी डिस्कशन यहाँ ख़त्म होती है, और इस डिस्कशन में हमने काफ़ी कुछ सीखा। शुरुआत से कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कैसे हमारे स्वभाव का हिस्सा बन गया है। कैसे हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अगर यॉर्कर आए तो विकेट नहीं छोड़नी, और अगर हाफ वॉली आए तो बॉल नहीं छोड़ना। इन्वेस्टर्स को अपनी लिमिटेशन जानना बहुत ज़रूरी है। 4 मंत्र जो आपने बताए रिटेल इन्वेस्टर्स को अपने पास रखने चाहिए कि इनकम माइनस सेविंग इज़ इक्वल टू एक्सपेंस, डिसिप्लिन्ड वे में इन्वेस्ट करना, रेगुलर इन्वेस्ट करना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना। आपकी माँ आपका कान पियर्स नहीं कर सकती, बस पड़ोसी की माँ कर सकती है। वो उदाहरण काफ़ी अच्छा था हमारे लिए समझने के लिए। और आपने ये भी अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया कि एवरेजेस कैसे फ्लॉड लगती हैं, कि एक सर आपका फ्रिज में है और पैर आपका गर्म पानी में है, एवरेज ठीक है तो आप ठीक नहीं हैं ज़रूरी। रिस्क प्रोफ़ाइल और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को कैसे मैच करना चाहिए, और कैसे हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। और जो एक मंत्र मुझे इस डिस्कशन से मिला, जो मैं अपने साथ कैरी करना चाहूँगा, वो ये है कि ट्रेडिंग एंड शॉर्टकट इज़ इंजूरियस टू फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ एनी इंडिविजुअल। सर इसी के साथ हमारी डिस्कशन यहाँ ख़त्म होती है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। और अंत में मैं अपने निवेशकों को और आपको दीपावली की शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। धन्यवाद सर। थैंक यू। आपके सभी दर्शकों को, श्रोताजनों को दीपावली की शुभकामनाएं।